देखो पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स पॉली मतलब मेनी, नॉमियल्स मीन टर्म। पॉली मीन्स मेनी मतलब ढेर सारे, और इसका मतलब होता है टर्म्स, है ना। अब एक्चुअली पहला जो चैप्टर है वो नंबर से रिलेटेड है, और ये है वेरिएबल प्लस नंबर, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल। पॉलिनोमियल बेसिकली अलजेब्रा में पढ़ाया जाता है, अलजेब्रा में आ जाता है। तो अलजेब्रा होता है क्या है, अलजेब्रा में आपको कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल के मिक्सचर में आप अलजेब्रा में पढ़ेंगे। कांस्टेंट और वेरिएबल जहाँ इंक्लूड हो जाए वो अलजेब्रा स्टार्ट हो जाती है ना। वेरिएबल, वेरिएबल का नाम से ही पता चल रहा है वेरी, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, वेरी कर दे, कुछ कांस्टेंट ना हो, कोई फिक्स ना हो। और कांस्टेंट का मतलब ही होता है फिक्स, जैसे 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर्स है, -1 -2 सभी क्या हैं, कांस्टेंट, है ना। और वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरी कर जाए, जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है वेरिएबल में, आप ए बी सी भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल में ए और बी और सी को उन्होंने कांस्टेंट से मतलब कांस्टेंट बोला है। के को भी कांस्टेंट कहा गया है। जैसी जैसी बातें होंगी हम बताते रहेंगे। फिलहाल देखो कांस्टेंट क्या हो गया, जैसे -1 -2 2 5 कुछ भी हो सकता है। जो जैसे मैंने कहा कि मैं आपको 5 रुपये देता हूँ तो आप कहोगे ठीक है, मतलब 5 फिक्स है, 5 रुपये सर ने दिया, मैंने कहा मैं आपको x रुपये देता हूँ, तो आपको लगेगा x में क्या, कितना x। तो लोगों से पूछोगे, लोग अलग अलग जवाब देंगे, तो वेरी कर जाएगा आंसर में, वेरिएबल्स आ जाएंगे ना। तो एक्स वाई जेड सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स। अब देखो सबसे पहले स्टार्ट करें हम थोड़ा सा कैसे लिखा जाता है ना, कैसे क्या होता है, कैसे जो पॉलिनोमियल में है क्या चीज़। सबसे पहले बेटा हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई अलजेब्रिक टर्म लिखें तो सबसे पहले कांस्टेंट लेंगे, उसके बाद वेरिएबल लिखा जाता है। जैसे मैंने कहा 5x, तो पहले 5 फिर x 5 नहीं होता ना, पहले कांस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, 5 टाइम्स x हमने पहले बता रखा है। 5 टाइम x का मतलब क्या होता है, x कितनी बार, 5 टाइम्स ऐड करके, ठीक है ना, कितनी बार ऐड करके 5 टाइम्स x हो जाता है। हमेशा सबसे पहले कांस्टेंट, जैसे ए एक्स, अब कहोगे सर ए भी तो वेरिएबल है, मैं आपको ₹1 देता हूँ तो क्या अंदाजा लगा पाएंगे क्या? हाँ ठीक है, नहीं लग पाएगा, लेकिन अभी ए को ये कहेंगे कि ये एक तरह से कांस्टेंट जैसा ट्रीट कर रहा है, मतलब कांस्टेंट जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है ना, ए एक्स। देखो पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल में जैसे कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ढेर सारे टर्म है ना, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन प्लस ए जीरो एक्स टू द पावर जीरो, एज यू नो दैट एक्स टू द पावर जीरो, या इसको ऐसे कह सकते हैं ए जीरो ओनली, क्योंकि एक्स टू द पावर जीरो क्या होता है, एक्स टू द पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है ना। ये हमको ये भी बता रखा है, जब मैं एक्सपोनेंट पे बात कर रहा था तो आप जानते थे एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स की पावर 1 होते होता 1 आ जाता है। हालांकि इसको 1 - 1 भी लिख सकते हैं, तो ये भी 1 मतलब 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एक्स टू द पावर 0 1 कैसे हुआ ये आप जानते हैं, ठीक। अब आगे देखो, ठीक है। अब देखो पॉलिनोमियल ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, सबसे पहले बड़ी पावर, उसके बाद उसकी छोटी पावर, उसके बाद उससे छोटी पावर, ऐसे लिखते जाते हैं तब तक जब तक कि कांस्टेंट टर्म ना मिल जाकर। कांस्टेंट टर्म है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम हमेशा हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, उसके बाद एक चीज़ होती है ये p, और ऐसे x लिखा जाता है। इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं p ऑफ x। ये डायरेक्ट कर देता है कि x ही उसमें क्या है, वेरिएबल है, उसके बाद कुछ होगा वो सभी कांस्टेंट जैसे बिहेव करेंगे, मतलब उनको कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक है ना। जैसे p ऑफ x पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल क्या है x, कहीं कहीं f ऑफ x भी मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको p ऑफ t भी मिल सकता है, कहीं कहीं पे g ऑफ x भी मिल सकता है, g ऑफ s भी हो सकता है, g ऑफ t भी हो सकता है, g ऑफ u भी हो सकता है, और g ऑफ v भी हो सकता है। डजेंट मैटर, कुछ भी हो, सिंपल सा मतलब वो पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, एक नोटेशन दे रहा है उसको कि ले भाई तू पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अब आगे अब देखो पॉलिनोमियल में बेसिकली कुछ टर्म यूज होते हैं। एक यूज होता है डिग्री। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल मतलब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल, भाई अलजेब्रा होगा तो वेरिएबल होगा, है ना, वेरिएबल होगा, उसमें वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी वो क्या होगी, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल की, क्या होगी, डिग्री होगी ना। जैसे मान लो मैंने लिख दिया क्या, और एक बात और, पॉलिनोमियल में टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आगे लिखा जाता है, एक ही में नहीं लिखा जाएगा। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि भाई जैसे पॉलिनोमियल में टर्म्स कैसे ऐड होते हैं, टर्म्स कैसे, मतलब टर्म्स कैसे होंगे, ढेर सारे टर्म का मतलब क्या होता है, ढेर सारे टर्म का मतलब होता है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस कर करके लिखा जाए या माइनस प्लस दोनों करके लिखा जाए, उस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो डिग्री क्या होगी, जैसे मैंने लिखा बेटा 2x² प्लस 3x प्लस 5, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, x की पावर कितनी है, 2 है, इसमें कितनी है, 1, इसमें कितनी है, 0 है, ठीक है। तो डिग्री क्या होगी, जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी वो क्या होगी, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल होगी, डिग्री होगी, ठीक है ना। कभी वैसे दे दिया है, जैसे मान लो हमने कह दिया p ऑफ x इक्वल टू 5x टू द पावर 100, अब एक ही टर्म है तो इसमें कितनी डिग्री होगी, इसमें डिग्री 100 होगी, ठीक, 100 होगी इसकी डिग्री, डिग्री क्या होगी, 100 होगी, ठीक है ना। अब देखो अब क्या होगा, जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई कोई ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया, जैसे बोल दिया भाई x² वाई, इसमें बताओ क्या होगा, इसमें क्या होगी डिग्री, इसमें डिग्री क्या होगी, इसमें आपको डिग्री 2 होगी कि इस वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी है 2, लेकिन बेटा नहीं, ध्यान से देखना, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो यहाँ डिग्री 2 + 1 3 होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा, तो पावर को वेरिएबल्स के पावर को ऐड करके हम डिग्री बताएंगे, है ना, ठीक। तो ऐसे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, जैसे बोल देगा कि x y z की डिग्री बताओ, तो क्या लिखोगे, 3 बताओगे, है ना, x y। अब इसमें देखो वेरिएबल 3 है, वेरिएबल 3 है ना, कौन कौन है, x है, y है और z है, ठीक है ना। देखो आप 9th में एक चीज आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे, 9th में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्राइटेरिया फॉर बीइंग अ पॉलिनोमियल्स। क्या क्राइटेरिया है पॉलिनोमियल होने की, तो इसमें क्या होगा, पावर ऑफ, एक्सपोनेंट ऑफ, पावर ऑफ वेरिएबल, ईच वेरिएबल, पावर ऑफ ईच वेरिएबल शुड बी और मस्ट बी होल नंबर, है ना। किसी भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, इन एनी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इन एनी algebraic expression, in any algebraic expression power of each variable must be whole number, है ना। जैसे मान लो p of x लिखा मैंने इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 5, इसमें पावर ऑफ वेरिएबल 2 1 0 पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। मैंने एक और लिख दिया, जैसे मान लो लिख दिया 2 √x प्लस 5, अब देखो इसमें 1/2 है तो होल नंबर 1/2 नहीं होता, ये भी नहीं होगा। अब जैसे मान लो मैंने लिख दिया p ऑफ x इक्वल्स टू 2/x प्लस x, ये मान लो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2/x है ना, 2/x। अब आप तो जानते हो कि 2/x हो गया, इसको लिख सकते हैं 2 × x टू द पावर -1। अरे यार याद है ये वाली बात, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n होता है, तो a टू द पावर m -n, अरे यही तो चीज़ है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर -n ऐड होके a टू द पावर m -n बन जाता है, ठीक। तो यही क्या है, अब -1 होल नंबर नहीं होता, -1 नेगेटिव इंटीजर होता है भाई, नेगेटिव इंटीजर होता है या इंटीजर होता है, अरे नेगेटिव इंटीजर बोलो, नेगेटिव नेचुरल नंबर या इंटीजर होता है, होल नंबर नहीं होता, ठीक। तो पॉलिनोमियल होने के लिए, क्या होना चाहिए कि पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। एक बात और समझो, देखो क्यों ऐसा, क्योंकि पॉलिनोमियल जो होता है वो x की, है ना, x की किसी भी वैल्यू पर कोई ना कोई रियल वैल्यू देगा, है ना। मतलब पॉलिनोमियल डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर, है ना, ऑल नंबर। पॉलिनोमियल कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि x की किसी भी वैल्यू पर x एक्सिस पर किसी भी वैल्यू पर वो नॉट डिफाइंड हो जाए। देखो कैसे देखो, मतलब सॉल्यूशन जो आउटपुट है पॉलिनोमियल का,
आउटपुट है वो हमेशा एक रियल नंबर आना चाहिए। ठीक, आउटपुट ऐसा ना हो कि कुछ और आ जाए। देखो कहना क्या सेंस निकलता है। देखो बेटा क्या है, जैसे आपने कहा 1/x को पॉलिनोमियल नहीं है, फिर साथ-साथ में मैंने एक केस और बताया कि x किसी भी वैल्यू पे वो प्लॉट हो सके, है ना? ऊपर-नीचे हो सके, क्योंकि कहीं न कहीं आएगा ना। देखो जैसे मान लो x इक्वल टू आपने 1 रखा है, यस 1/1 क्या होगा? 1 आएगा। हाँ, इसके आउटपुट आप ले सकते हैं। x इक्वल टू 1 पे कहाँ जाएगा? 1 पे आ जाएगा। लेकिन मान लो आपने कहा सर मैंने x इक्वल टू 2 लेना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2। यस, x इक्वल टू 2 पे 0.5 पे कहीं आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा, मतलब इस पे आएगा, ठीक है ना? तो ऐसे करके पॉलिनोमियल का अपना ग्राफ बन जाए। लेकिन बेटा लेकिन खेल कुछ और है। अगर मैंने कह दिया x इक्वल टू 0, अब बताओ 1/0 कहाँ लिखूँ? 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है ना, लोग इनफाइनाइट बोलते हैं। अब मैंने x 0 ले लिया तो इस पे कहाँ जाएगा? अब देखो ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन आप पढ़ेंगे, ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन, इसे इनवर्स फंक्शन कहते हैं, लेकिन अभी की बात नहीं है यार, जाने दो, अभी छोड़ दो, बस इतना तुम जान लो कि 1/x और मतलब पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर होने चाहिए, वही पॉलिनोमियल है। क्यों होगा, कैसे होगा, आगे चल के आपको पता चलेगा। अगर आप चाहते हो कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो बेटा क्या है ना कि ये इंटरमीडिएट का पार्ट है। जब मैं इंटरमीडिएट की क्लास स्टार्ट करूँगा तो ये बातें लिंक करूँगा, ठीक है? तब याद रखना कि 10th किस लिए इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, 9th किस लिए, 10th को समझने के लिए इंपॉर्टेंट, एक एक ब्रिक बड़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक? चलो बस इतना जान लो कि क्राइटेरिया फॉर बीइंग अ पॉलिनोमियल, पावर ऑफ ईच वेरिएबल शुड बी होल नंबर, ठीक है ना? 9th में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, और आपने पढ़ा था जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पी ऑफ एक्स लिख दिया, ठीक है ना? वैल्यू और जीरोस में क्या फर्क है ना, देखो वैल्यू मतलब बोलेगा जैसे कोई पॉलिनोमियल दे दिया पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, जैसे मान लो आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है? थोड़ा सा मैं अभी आता हूँ, जो आप सुनना चाह रहे हो मैं समझ रहा हूँ कहाँ पे आना है, बता रहा हूँ, ठीक है ना? x+1, तो अगर मैं कह दूँ इस पे आप रख दो क्या, x इक्वल टू 1 रख दो, x इक्वल टू 1 रख दी, तो p जहाँ x वहाँ 1, तो 1+1 क्या हो जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1, ठीक? अगर मान लो मैंने कहा x इक्वल्स टू -1 हो जाए, रख दो, तो क्या हो जाएगा? p ऑफ -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0। जैसे ही पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो आप कहोगे कि ये है क्या, x इक्वल्स टू -1 इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x, ठीक? एक बात और आप जानते थे, हमें मालूम है, थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे ही x इक्वल टू a रखने पर अगर p ऑफ a 0 हो जाए, तो x माइनस a विल बी इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये आप समझ रहे हो, ठीक है? सिमिलरली अगर आपने x इक्वल टू -a रख दिया और p ऑफ -a इक्वल टू 0 हो जाए, तो क्या हो जाएगा? कट तो नहीं रहा, ठीक है? चलो इधर देखें, है ना? तो x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये आप जानते थे, क्लास 9th की बात है, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, है ना? अब आगे देखो, देखो अब थोड़ा सा मैं क्लासीफाई कर दूं पॉलिनोमियल को, किस किस तरह के कौन कौन से पॉलिनोमियल, सबको बता देता हूं। जैसे पॉलिनोमियल में सबसे पहले, पॉलिनोमियल में आप जानते हो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री टर्म्स, टर्म मतलब टर्म, कितने टर्म है, 1 है, 2 है, 3 है, हमने अभी बताया कि टर्म्स को ऐड और सबट्रैक्ट करके लिखा जाता है ना। टर्म अगर ऐड करना है तो ऐड करो, अगर माइनस करना माइनस नहीं होगा, मतलब टर्म बढ़ेंगे ऐड और सबट्रैक्ट होकर के ना, टर्म की काउंटिंग बढ़ेगी ऐड और सबट्रैक्ट होगी। अब जैसे मैंने कहा भाई p ऑफ x इक्वल टू ax,
है ना। इसमें कितने टर्म है, आप कहोगे 1, क्योंकि बेटा मल्टीप्लाई करके दिया है, सिर्फ एक टर्म लिखा जाएगा। तो p ऑफ x इक्वल टू क्या, x, सिर्फ एक टर्म हो जिस उसको बोलते हैं क्या, मोनोमियल्स। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। और दूसरा हो जाता है क्या, जैसे मान लो p ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस b, या p ऑफ x इक्वल्स टू क्या लिख दूं मैं, x प्लस 2, या p ऑफ y इक्वल्स टू लिख दूं y स्क्वायर प्लस 2। ठीक है ना। इसमें जितने हूँ क्या है, ये सभी क्या है, बाइनोमियल्स हैं। क्या है, बाइनोमियल्स। सिमिलरली आप समझ गए अगला क्या लिखने वाला हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और मान लो कि p ऑफ t लिख दिया मैंने, टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस टी, है ना। ये सभी क्या है, ट्राइनोमियल। क्या है, ट्राइनोम। अब बात आती है मन में कि सर 4 हुआ तो, हाँ तो कह दो कि पॉलिनोमियल्स कंटेन्स 4 टर्म्स, है ना। या कह दो कि पॉलिनोमियल्स हैविंग 4 टर्म्स, ऐसे भी कह सकते हो। क्या उसका कोई नाम अभी नहीं है, उसको पॉलिनोमियल में ही रख दिया जाता है। ठीक, तो क्या, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। ठीक है ना। अब आती है बात, एक चीज और बता देता हूँ, चलो फिलहाल अभी। अब देखो मान लो कि डिग्री क्या हो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नोन एज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक, अब डिग्री जैसे मान लो बच्चा क्या है ना, मैंने लिखा ओनली एक्स, है ना। हालांकि ये क्या है, मोनोमियल है, एक ही टर्म है, लेकिन पावर कितनी है, 1 है। पावर 1 है तो इसको कहेंगे क्या, डिग्री 1 है तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मान लो बेटा डिग्री 2 है, डिग्री क्या है, 2 है, तो इसको बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। अब देखो बालक, यहाँ पे आप और भी ले सकते हो, जैसे मान लो मैंने ले लिया ए एक्स प्लस बी, या 2x प्लस 3, है ना, 2x प्लस 3, कुछ भी हो सकता है। इसमें डिग्री बस 1 होनी चाहिए, टर्म्स चाहे जितने हों। बट एक बात और ध्यान दे देना, लीनियर पॉलिनोमियल में आप मैक्सिमम 2 ही टर्म लिख सकते हो, 3 नहीं लिख सकते। अगर वेरिएबल एक है तो पॉलिनोमियल सिर्फ 2 टर्म होगा मैक्सिमम, और वेरिएबल ज़्यादा हो तो चाहे जितना लिख लो, लेकिन अभी सिर्फ एक ही टर्म लिख सकते हैं, किसमें, पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल। मन में रखे रहना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देता है। ठीक, अब मान लो डिग्री क्या हो जाएगा बेटा, आप समझ रहे हो, एक्स स्क्वायर हो गया, है ना। p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 मान लो, है ना। इसमें देखो एक ही टर्म है, अब एक और ले सकते हो, एक और ले लिया मैंने, बोला क्या ले लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5, 2 टर्म है, हाँ, लेकिन डिग्री कितनी है, डिग्री क्या है, इन सब की डिग्री क्या है बेटा, 2 है। डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली आप समझ गए होगे अगला क्या कहने वाला हूं मैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, p ऑफ x जिसमें डिग्री क्या हो, 3 हो, या आप इसको लिख सकते हो क्या, ax क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी। आप ढेर सारे अपने मन से चाहे जितना बना सकते हो, जो मन करे वो लिख लो, 3 टर्म होने चाहिए, और वेरिएबल अभी तो फिलहाल एक ही होना चाहिए। ठीक है ना। अब जैसे और क्या बात कर लेता हूँ, ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद आप आ जाते हैं क्या, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बाई क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री कितनी होगी, 4, डिग्री कितनी होगी, 4। अब डिग्री 4 है तो सिंपल सी बात आप समझ गए होगे, p ऑफ x की पावर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम पावर 4 हो जाएगी। अब जैसे मान लो ये लिख दिया मैंने क्या, 4x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। डिग्री बस कितनी होनी चाहिए, जैसे मैंने लिख लिया f ऑफ t, ठीक है। अब लिख दिया t की पावर 4 प्लस टी क्यूब, सिंपल, ये भी डिग्री 4 है, डिग्री कितनी है, 4 है ना। इसको इरेज कर देते हैं। चलो, ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड पावर और डिग्री। ठीक, अब देखो 2 पॉलिनोमियल की मैंने बात नहीं की, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहे होंगे, तूफान मचा रहे होंगे, कोई बात नहीं, मैं हूं। ये है क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट हो। ठीक, और कांस्टेंट एक ही हो सकता है, मतलब टर्म एक ही बनेगा। ऐसे मैंने कह दिया क्या बेटा, p ऑफ x इक्वल टू 5, है ना, कुछ भी ले लो आप, p ऑफ y इक्वल टू 3 ले लो,
ठीक, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, आपको अच्छे से पता है। अगर इंटू 1 करके 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 कर सकता हूँ, इसमें 3 इंटू 1 करके 3 इंटू वाई टू द पावर 0 कर सकता हूँ। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है कितनी? 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0। एक और आप समझ रहे हैं क्या? जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक, अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल जैसे p ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक, अब इसकी डिग्री क्या है? सोच के बताओ जरा, डिग्री क्या होगी इसकी? 0 लिखोगे, 1 लिखोगे? नहीं नहीं बेटा, इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। क्या? नॉट डिफाइंड। अरे भाई, p ऑफ x बता दो, जीरो डिग्री कितनी है? 0x, 1 बोल दोगे तब भी क्या आएगा? 0, है ना। आप मैं बोल देता हूँ भैया 0 इंटू एक्स टू द पावर 2 लिख सकता हूँ, ठीक है ना, या लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स टू द पावर 99 लिख सकता हूँ। सब में क्या आएगा? 0 आएगा। तो आप देख रहे हो 0 होने की वजह से कुछ भी वेरिएबल ले लेंगे 0 आएगा। तो डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड होगी, है ना। समझ रहे हैं? डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड। अब आ गया, ये हो गया। अब देखो एक टर्म आता है कोफिशिएंट, है ना। क्या आता है? कोफिशिएंट। एक चीज आप समझो, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? अरे बेटा, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब होता है जो वेरिएबल के साथ आगे लगा होता है, उसे कोफिशिएंट बोलते हैं ना, जो मल्टीप्लाइंग होता है। जैसे मैंने कहा 2x, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? 2x। या मैं लिख देता हूँ एक एक्सप्रेशन x टू द पावर 4 3x स्क्वायर है, क्यूब ले लो, है ना। और मैंने ले दिया क्या? 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 100, ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? आप क्या कहोगे? 1, है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 इज क्या है? 1। एक्स की पावर 3 क्या है? 3। एक्स की पावर 2 क्या है? या एक्स स्क्वायर क्या है? 5। एक्स की पावर 1 क्या है? यानी एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -10, है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बेटा? -10। और कांस्टेंट टर्म क्या है? 100, है ना। -100 कांस्टेंट क्या है? -100। कभी कभी -100 को ऐसे बोल देते हैं, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0? एक्स टू द पावर 0 का मतलब 1 मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? -100, है ना। ठीक है, चलो ठीक। अब बेटा ये हो गया पॉलिनोमियल का एक इंट्रोडक्शन। ठीक, जैसे पॉलिनोमियल क्या है ना, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट क्या होगा, डिग्री क्या होगा, जीरो क्या होगा, है ना। आप समझ गए हैं, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x की जगह कुछ और रखने पे अगर पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है तो उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। हालांकि एक दो बात और अभी देखिए मैं बताऊं कि जितनी डिग्री उतने जीरोस। कभी कभी जीरो सेम हो जाते हैं, मतलब जैसे डिग्री 2 है तो जीरो हो सकता है कि कभी कभी सेम हो जाते हैं ना, एक ही जीरो मिलता है ना। अब जितनी डिग्री उतने जीरोस होते हैं, ठीक। मतलब क्या होगा कि कभी कभी जैसे आपके सामने आ जाएगा ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दोनों ही जीरोस उसके सेम हो, हाँ तो एक जीरो कंसिडर किया जाता है उसको, लेकिन मिनिमम एक। और अगर एक नहीं हुआ तो ज्यादा से ज्यादा कितने तक जाएंगे? डिग्री जितने होंगी उतने जीरोस होंगे, जितनी डिग्री उतने जीरोस होंगे, ठीक है ना। चलो, अब आता है बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग रिप्रेजेंटेशन। देखो इसका बहुत अच्छा सा आप मतलब इसको बहुत अच्छे से आप 11-12 में पढ़ेंगे, है ना। आप ग्राफ को अच्छे से एनालिसिस करेंगे, इनपुट आउटपुट डोमेन और रेंज सबकी बात करेंगे, ठीक। हाँ, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे बेसिकली क्या है? p ऑफ x इक्वल टू मान लो x, है ना। अब क्या करते हैं यहाँ पे p ऑफ x जा करके कहीं y बन जाएगा, है ना।
कहीं y, इसको बोलते हैं इनपुट, इसको बोलते हैं आउटपुट। तो ठीक है, p ऑफ x, जैसे मान लो बेटा ये हो गया x, ये हो गया y। अब x कुछ भी रखते हैं y वैसा रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मान लो x को मैंने 1 रखा तो y 1 मिला, ठीक है ना, x को 1 तो y 1, तो ये हो गया। 2 रखा तो 2, 0 रखा तो 0, ऐसे करके आपको एक लाइन मिल जाएगी, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ध्यान से देखना बेटा एक बात, और इसको और अच्छे से समझाया जा सकता है लेकिन अभी बहुत जरूरत नहीं है, बस आप सिंपल मान लो। जैसे मैंने कहा p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बोल दो, ठीक है। तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा, ठीक है ना। वैल्यू रखते जाओगे, रिफ्लेक्ट करता जाएगा। p ऑफ x मतलब इसका, हालांकि ये देखोगे तो इसको p ऑफ x कह देंगे, इसे बोलेंगे x, यानी x रखने पर p ऑफ x कितना मिल रहा है, यही इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इसी में एक आती है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। देखो बच्चा समझो, देखो क्या है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ऑफ जीरोस। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस का क्या मतलब है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस का क्या मतलब है, देखो बालक, जैसे मान लो p ऑफ x आपने लिखा x प्लस 1, चलो इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। आप इसका ग्राफ बनाने लगे तो अगर इसको p ऑफ x कह लो या कह लो y, इसे बोल दो x, ठीक है। अब आपने क्या रखा, x इक्वल टू 0, तो p ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है, 0 प्लस, और x इक्वल टू मैंने क्या रखा, मान लो x इक्वल टू रख दिया आपने 1 रख दिया, तो क्या आएगा, p ऑफ 1 क्या आ जाएगा 2। इसी तरह से मान लो x इक्वल टू आपने क्या रखा, -1 क्या आ गया 0। तो यहाँ पे कहीं होगा 1, ये होगा 2, ये होगा -1, ये होगा -2, कुछ भी होगा, और ये 0 बीच में है। तो आप बताओ x इक्वल टू 0 पे y कहाँ गया, 0 पे x इक्वल टू 0 पे y, x इक्वल टू 0 1 है ना, ये 2, x इक्वल्स टू 0 पे कहाँ पे गया, 1 पे, ठीक है। और x इक्वल्स टू 1 पे कहाँ पे गया, 2 पे, है ना, ये कहीं होगा। तो ऐसे करके कुछ बनेगा, ठीक। अब देखो x इक्वल टू -1 पे, x इक्वल्स टू -1, ये क्या है, 0, है ना, यही तो है 0। x इक्वल टू -1, x इक्वल टू जैसे ही -1 रखा आपने, p ऑफ -1 क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब x पे मिल जाए, मतलब 0 का मतलब ये है कि इनपुट वाली लाइन पे या x एक्सिस पे वो कहाँ टच हो या कहाँ कट हो, ठीक। जहां टच होगा, जहां कट होगा, वो वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने कहा एक ऐसा ग्राफ था जो ऐसे उठना शुरू किया, मान लो ऐसे उठना शुरू किया, है ना, और इस पे चला गया, ठीक है। ये बढ़ते बढ़ते कहाँ गया, इस पे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर मान लो गिरा, फिर गिरा, फिर कहाँ गया, फिर 0 पे आ गया। हालांकि इसको मान लो ये सरफेस है, ठीक है ना, ये सरफेस है, यही जीरोस है, ये सरफेस है। मतलब भाई आपने क्या बताया, आउटपुट कुछ रखा, माइनस में गया, कुछ रखा प्लस में, कब जाके 0 हो रहा है, मतलब इस लाइन पे y क्या होता है, 0 होता है, इस लाइन पे x क्या होता है, 0 होता है, मतलब y पे 0, यानी p ऑफ x कहाँ 0 हो रहा है, वो यहाँ 0 हो रहा है, फिर यहाँ 0 हो रहा है, ठीक। इसी तरह से कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि भैया बताओ कितने जीरोज हैं, तो आप ये देख लेना, जहां पे x को जितनी बार कट करेगा वो उतनी बार 0 हो जाएगा, 1 0 2 0। मान लो कट या टच दोनों कैसे, मान लो ऐसे बन गया, ऐसे बना दिया ये, ठीक, ऐसे बना दिया, ऐसे। अब बताओ, ठीक है, तो आप कहोगे सर 1 बार 2 बार, ठीक है ना। अब मान लो आपके सामने ऐसे बना दिया, आपने ये किया, ऐसे करके कुछ कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसे ऐसे मिलता है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक। अब कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कितनी बार एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने जीरोस कंसीडर किए जाएंगे, ठीक, उतने ही जीरो कंसीडर किए जाएंगे एक्स एक्सिस को। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो यही होता है कि एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करे उतनी बार 0। एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब y मिट्टी में मिल गया, ठीक है, मतलब अगर ये सरफेस है तो ये कहाँ है, मिट्टी में आ गया, ठीक है, मतलब इस पे आ गया, 0 हो गया, कहने का मतलब इस लाइन पे कट करेगा, टच करेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक। यही होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो। अभी आप इसको और अच्छे से देखेंगे, बट अभी थोड़ा सा 10th में इस पे बात नहीं होगी बहुत डिटेल में, क्योंकि इससे फंक्शन वगैरह जब आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अगला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज
एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, देखो रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of polynomial। ठीक है, अब देखो जीरोस और उसमें, एक मिनट पानी पी लूं। देखो देखो बेटा, आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा था, थोड़ा सा 9th में ले जाता हूं। जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो आप मिडिल टर्म एक्सप्लिट करते हो, यहाँ पे 1 है तो 12 बन जाए 12, और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आता है यानी 12 आता है, 12 को ऐसा ब्रेक करते हो, 12 को ऐसा ब्रेक करते हो कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला आ जाए, मतलब मिडिल टर्म आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है 9th में, नहीं पढ़ रखा है तो अभी क्वेश्चन आएगा। अच्छा देखो, एक बात और बता दूं, जो ये सेशन है, जो मैं सेशन ले रहा हूँ, इस ये का मेन पर्पज जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन प्लस कॉन्सेप्ट है। तो आपको बोर्ड की चिंता नहीं करनी है, एकदम शांति से देखो, थोड़ा सा मतलब डे बाय डे आप इम्प्रूव करते जाएंगे ना। वीडियो को रिपीट करके एक बार देख लिया करो, बीच में पॉज करके रुक जाया करो, फिर एनालिसिस किया करो, फिर प्ले किया करो, ठीक है, कि क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ। अब देखो क्या है, 12 इंटू 12, तो आपको ये इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12, ठीक है। इस पर मास्टरी कराऊंगा। अब देखो क्वेश्चन आने दो, अभी कॉन्सेप्ट समझ लो, क्वेश्चन जैसे आएंगे सारा क्लियर हो जाएगा। अब x कॉमन क्या क्या आएगा, x प्लस 6 प्लस 2 कॉमन क्या क्या आएगा, x प्लस 6। अब x प्लस 6 एक तरफ कॉमन हो जाएगा और x प्लस 2 बचे, इनका ही नहीं है इसमें, ठीक है। देखो तो भैया जीरो निकालने के लिए फॉर जीरोस क्या करते हो, फॉर जीरो, जीरो इसको पूरे को पूरा जीरो करना है ना। फॉर जीरोस क्या होगा, x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस 6 इक्वल टू जीरो एक तरफ, और x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ हो जाएगा x की वैल्यू -6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। इसी को एक x को ये लोग अल्फा कह देते हैं, अल्फा की वैल्यू -6 और बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, -2। ठीक, यही जीरो है। कौन जीरो है, x इक्वल टू -6 और x इक्वल टू -2, ये जीरोज हैं। एक को अल्फा एक को बीटा कहते हैं। देखो क्या होता है, इसको इरेज कर दूं, नहीं इरेज नहीं। देखो कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट। अब जैसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करूँ, तो देखो बेटा आप जान रहे हो ये हो गया p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। ठीक, अगर मैं कहूँ स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू क्या होगी 1, बी की वैल्यू क्या होगी 8, सी की वैल्यू क्या होगी 12, है ना। तो ए बी सी ये सभी क्या है, ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज कांस्टेंट टर्म, या सी इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0। ठीक, अब इसके इनमें और अल्फा बीटा में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, देखो रिलेशन कुछ ऐसा है, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि दो जीरोज हैं, तो आप क्या करोगे, ऐसे मैं कहता हूँ, एक मान लो, एक जीरोज मान लेते हैं, कि थोड़ा सा भी मन में उसको रखे रहना। जैसे मैंने कहा किसी क्वेश्चन का एक जीरो अल्फा है और एक जीरो बीटा है, मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एनी गिवन पॉलिनोमियल, है ना, एनी पॉलिनोमियल। तो क्या होता है कि मान लो जीरो है तो मतलब x, एज यू नो दैट फैक्टर थ्योरम, अगर अल्फा इज अ जीरो, अल्फा इज अ जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन x माइनस अल्फा विल बी अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, है ना।
अगेन अगेन आप क्या कह सकते हो कि अल्फा एक्स माइनस बीटा विल ऑल्सो फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब कोई ना कोई कांस्टेंट यहाँ पे के ले लो, ठीक। ये क्या मिल गया आपका, ये क्या मिल गया आपका, क्या है ये आपकी जो पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल को फैक्टर करके फैक्टराइज करके आपने जीरो निकाला तो उसी का ये फॉर्म है, ठीक। जैसे मान लो अभी मैंने कहा कि आप निकाले थे x की एक वैल्यू -2 निकाले थे और x की एक वैल्यू -6 निकाले थे, ये निकला था, ठीक है ना। एक को अल्फा कहा तो मैंने कहा भैया x + 2 एक ब्रैकेट में x + 6 एक ब्रैकेट में, ठीक। ये होगा ना, यही होगा। आपको मालूम है ना यही दोनों फैक्टर होंगे, कोई कांस्टेंट होगा देखा जाएगा। फिलहाल अब इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी x² + 8x + 12 आ जाएगा, ठीक। इसी को सिंप्लीफाई करने से तो हमें कुछ तो मिलेगा यहां से। देखो क्या मिलेगा, x² है ना, x² माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बाहर क्या है, के है। x² माइनस कॉमन करोगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा को मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ठीक है। अब जरा इसको कंपेयर करो दोनों को, तो यहां पे क्या मिलता है, यहां पे मिलता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 8 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 12, ठीक है ना। ये समझ रहे हो, मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या है, 8 है, मतलब बी है, क्या है, बी है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी है। लेकिन वेट अ मिनट, इसको मन में थोड़ा सा रखे रहो भी ना। देखो होगा क्या, खेल क्या हो रहा है, देखो यहां पे क्या है, एक्स का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक्स का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। एक क्वेश्चन और लेता हूं, है ना। आप, मुझे पता है आपके मन में बार बार कूद रहा हो जाएगा -b/a और -c/a, ठीक है। ये अल्फा प्लस बीटा का होता है और ये अल्फा इंटू बीटा होता है। लेकिन जान लो, थोड़ा सा जानते रहोगे तो भूलोगे नहीं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। हम तो ये हो गया, इसको समझिएगा, है ना। अभी दिमाग में रखे हो बात। देखो क्या है कि अगर मैंने क्वेश्चन बनाया 2x², +3x - 5, ये मान लेते हैं, ठीक है ना। देखो देखो 5 × 2 = 10, 2x², 5 × 2 = 10, है ना, -5। यहां से x कॉमन करेंगे क्या आएगा, 2x + 5 आएगा, -1 करोगे क्या आएगा, 2x + 5 आएगा। यहां देखो x -1 और हो जाएगा 2x + 5 = 0 किया तो एक बार जीरो की वैल्यू क्या आ गई, मतलब अल्फा की वैल्यू 1 आ गई और बीटा की वैल्यू आ गई -5/2। अरे भाई कैसे आई, थोड़ा और बता देता हूँ, परेशान मत हो यार, है ना। देखो कभी कभी बच्चों को इसमें दिक्कत हो जाती है कि x -1 = 0 किया और 2x + 5 = 0 किया, तो x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे 2x = -5, तो x = -5/2 आ गई। तो एक बार आप अल्फा को क्या कह लो, 1, और बीटा क्या कह दो, -5/2 कह लो, ठीक है ना। ये ठीक। अब देखो हाँ, अब अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ, एक फैक्टर क्या होगा, x माइनस यानी देखो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, x -1 और 2x + 5। जरा इसको ओपन करते हैं, ओपन करोगे x का 2 में मल्टीप्लाई, या नहीं, इसको देखो, ऐसे देखो, ना देखो, ये हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू क्या है, 1 है, और बीटा इक्वल्स टू क्या है, -5/2, -5/2। अब मैं इरेज करता हूँ, पूरा समझो। देखो एक बार अल्फा लिख क्या आपने 1 और बीटा क्या ले लिया, -5/2, माइनस का 5/2, तो हो जाएगा x -1 एक ब्रैकेट में और x + 5/2, ठीक। अब x का x में मल्टीप्लाई, x का x में मल्टीप्लाई प्लस 5/2x माइनस x माइनस +5/2 हो जाएगा,
है ना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एलसीएम लोगे 2 हो जाएगा 5x माइनस क्या होगा बच्चा 2x हो जाएगा प्लस 5/2 हो जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 2 प्लस 5/2 ये इक्वेशन मिली। लेकिन ओरिजिनली आपने माना क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 माना था। क्या ये दोनों सेम है आपस में? क्या ये दोनों सेम है? बी तब होगा, बी तब होगा जब x क्या होगा 1 होगा, तब आप सिंपल b कह लो। या अगर b नहीं मतलब x के साथ कोई भी कोफिशिएंट दिया हो तो आप उसको अपॉन में ले लेते हो, तो ऐसे होता है। अब देखो बेटा ये दोनों एक्चुअली सेम है। जब इन फॉर जीरोज, अगर आपने जीरोज के रेफरेंस में बात करोगे, जीरो के रिस्पेक्ट में बात करोगे, तो इस कांस्टेंट का बाहर कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? जैसे मान लो बेटा मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर आया। अब 3 में से 2 जाएगा नहीं, कॉमन नहीं है, तो आप जो नहीं होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। अरे भाई तब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5/2। अब आप इसको भूल जाओ, क्योंकि जैसे ही इक्वल टू 0 करोगे ये काम खत्म हो जाएगा, जीरोस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ इक्वेशन में यानी पॉलिनोमियल अलग हो जाता है, लेकिन जब जीरो की बात करते हैं, जब जीरोस की बात करते हैं, जो बाहर कांस्टेंट होता है उससे फर्क नहीं पड़ता है। बाहर कांस्टेंट कोई लेना देना नहीं है ना, वो जीरो होकर उधर जाके जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। जब जीरोस की बात करेंगे तब, जब कैलकुलेशन जीरोस की करेंगे तब, ठीक है। बात समझ में आई? इन शॉर्ट आप ऐसे देख लो, कैसे देखोगे, थोड़ा सा बेटा थोड़ा पेशेंस रख के समझना, है ना, समझ में आ जाएगा। अब आपको समराइज कर देता हूँ। जैसे मान लो ax² प्लस bx प्लस c दिया जाए, है ना। फॉर्मूला ये कहता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, ठीक। ये फॉर्मूला है रिलेशनशिप बिटवीन क्या, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल की बात हो रही है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। देखो तो आप कह दिए अल्फा प्लस बीटा, आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था? आप लिखे थे क्या आया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। पीछे करके फिर से देख लो मैंने कैसे इसको नहीं आना था। तो हम अगर एक कॉमन कर लें हो जाएगा x² प्लस बी अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। तो बेटा अगर कंपेयर करें तो b अपॉन ए की जगह क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, माइनस को शिफ्ट कर दो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। देखो बेटा एक बात जान लो, जैसे मान लो x इक्वल टू वाई है ना, अब दोनों तरफ आप x से y से z से आप दोनों का स्क्वायर कर सकते हो, किसी भी कांस्टेंट टर्म को ऐड कर सकते हो, किसी भी कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। इक्वल के जैसे मान लो x प्लस 2 इधर किया तो y प्लस 2 भी इधर किया जा सकता है ना। 2 इंटू एक्स किया तो उधर भी 2 इंटू वाई किया जा सकता है। तो अब माइनस उधर शिफ्ट कैसे होता है जान लो। जैसे मान लो हमने किया -1 से इधर मल्टीप्लाई, है ना, तो -1 से उधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। -1 से मल्टीप्लाई कर दिए बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का हो जाएगा बी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा लोड नहीं लेना है ना। इन शॉर्ट मैं ये कहता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। जैसे कभी कभी कुछ पेपर में कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, तो दिल्ली वाले रीजन के होते हैं ना, तगड़े पेपर बन जाते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो दिक्कत होगी। ये रहा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। अगर नहीं समझ में आता है एक बार रिवाइज करके देख लेना, फिर से देखना। देखो मेरा तरीका होता है ना कि आपको मिस्टेक से सिखाऊं, थोड़ा सा मैं गलत अप्रोच लेके चलूं, मतलब वो अप्रोच लेके चलूं जो आप करते हो, जो मन में आपके आता है, ठीक। मैं थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग है, कुछ में डायरेक्ट चलेगा, कुछ में थोड़ा सा पीछे से आगे की तरफ जाएंगे, ठीक। चलो हो गया बेटा। इसी तरह से क्यूबिक का भी होता है, क्यूबिक का मैं आप पे छोड़ता हूँ। जैसे मान लो क्यूबिक जितने डिग्री उतने जीरो, तो d इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा, जैसे मान लो क्या हो जाएगा, जीरोस क्या होंगे, ऐसा मैं लिख लेता हूँ,
फॉर p ऑफ x इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये है। ठीक, देखो अब क्या होगा, इसमें कितने जीरोज होंगे, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा, एक होगा गामा। ठीक है, एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा, एक होगा गामा। तो अब इसमें कैसे, पहला रिलेशन आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू होता है क्या, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड होता है अल्फा बीटा, टू टेकन टू एट अ टाइम, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है सी अपॉन ए। और थर्ड एक और रिलेशन आ जाता है, उस रिलेशन का नाम है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है डी अपॉन ए। अब ये आया कैसे, मान लो, आप समझ जाओ बेटा, मान लो देखो, इस थोड़ा सा मैं आप पे एक काम देता हूँ, करके देखना है ना। फैक्टर थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट याद रखो, अपने आप हो जाएगा। मान लो कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल था, उसका एक जीरो अल्फा था, एक जीरो बीटा था, एक जीरो गामा था। तो इससे फैक्टर मिलेगा x माइनस अल्फा, इससे मिलेगा x माइनस बीटा, है ना, इससे मिलेगा x माइनस गामा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, ये होगा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। ठीक, ये तीन मिलेंगे। जैसे सिंप्लीफाई करोगे वैसे आपके सामने एक रिलेशन मिलेगा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, बाकी ऐसे बनता जाएगा, आप करके देखना। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा वाला भी बनेगा, अल्फा बीटा गामा भी बनेगा। ठीक है ना, बैटरी लो होगी यार। ठीक, तो ये रहा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, ये आप पे करना। जैसे कंपेयर करोगे आपको इसके जगह पे मिलेगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ऐसे आप पे है। इसी तरह से हम इसको करते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आइए करते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से ढेर सारे